7 पढ़े थे हम, लेक्चर 14। अच्छा, ये कल जाते जाते बात की थी पॉइंट 4 की। इसमें ये पढ़ा था हमने कि ये जो एक होती है ए कंसिडरेशन और दूसरी होती है कॉस्ट। तो कंसिडरेशन में से कॉस्ट को माइनस करते हैं तो हमारा निकल आता है गेन या लॉस। लेकिन एक सवाल यहाँ पे ये अराइज होता है कि कॉस्ट यानी बी उसमें किन किन चीज़ों को लेंगे और कॉस्ट यानी बी उसमें किन किन चीज़ों को नहीं लेंगे। तो फर्स्ट रो में जगह है थोड़ी थोड़ी। तो कंसिडरेशन और कॉस्ट में किन चीज़ों को लेना है, किन को नहीं लेना। भाई अब वो सारे तो नहीं साइड पे हो सकते ना आपके लिए। तो कॉस्ट में क्या करेंगे जी, कॉस्ट में किन चीज़ों को नहीं लेना उसके ऊपर हमने बात की थी कि कैपिटल गेन का चैप्टर है, उसमें कैपिटल गेन के खर्चे ही माइनस होंगे, किसी और हेड का खर्चा यहाँ माइनस। तो बी शेल नॉट इंक्लूड एनी एक्सपेंडिचर विच इज डिडक्टेड अंडर अनदर हेड ऑफ इनकम। बी में वो कोई ऐसा खर्चा शामिल नहीं होगा जो किसी और हेड में माइनस हो गया। अच्छा, एक तो ये बात हो गई कि किसी हेड का खर्चा कैपिटल गेन में माइनस नहीं हो सकता। दूसरी बड़ी जरूरी बात, एक चैप्टर है बिजनेस का, उसमें नॉट अलाउड खर्चों की लिस्ट दी हुई है। तो उस चैप्टर में जो नॉट अलाउड खर्चों की लिस्ट दी हुई है, उस जैसा खर्चा, वो बुरी नेचर के खर्चे हैं, उस जैसा खर्चा अगर आपने कैपिटल गेन में कर लिया तो कैपिटल गेन में भी माइनस करने की इजाजत नहीं है। तो ऐसा खर्चा विच इज नॉट अलाउड अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस, वो इधर भी माइनस करने की इजाजत नहीं है। ओके, 4A। 4A में एग्जाम्पल, उमर रिसीव ज्वेलरी एज गिफ्ट फ्रॉम हिज फादर। उमर ने ज्वेलरी रिसीव की अपने वालिद से गिफ्ट में, और ज्वेलरी वॉज परचेज बाय हिज फादर। बड़ी अटेंटिवली बात सुने, अभी सारे इधर ऊपर देखें फिर ये मिस हो जाएगी बात। मिस्टर उमर रिसीव ज्वेलरी एज गिफ्ट फ्रॉम हिज फादर, अपने फादर से उसने जेवर गिफ्ट में लिया। ज्वेलरी वॉज परचेज्ड बाय हिज फादर फॉर ₹10,000। उसके वाले साहब ने 10,000 की ज्वेलरी खरीदी थी, इधर देखें मिस इस वक्त। और फेयर वैल्यू ऑफ ज्वेलरी एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर वॉज 12,000। जिस वक्त उन्होंने बेटे को गिफ्ट की उस वक्त 12,000 की थी, और उमर ने 15,000 की बेच दी उसको 2 महीने बाद। तो 2 महीने बाद उमर ने 15,000 की बेच दी। अब मोहतरम सवाल ये अराइज होगा कि ज्वेलरी की कंसिडरेशन क्या है और कॉस्ट क्या है, यानी ए क्या है और बी क्या है, कितने की बेची और कितने की खरीदी। ओके, उमर सोल्ड ज्वेलरी फॉर 15,000, उमर ने 15,000 की बेच दी, तो कंसिडरेशन तो आ गई 15,000। अच्छा, वैसे कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट। अच्छा, उमर की जेब से कितने पैसे गए हैं जब ये उमर ने ली थी? 10,000। 10,000 वाले को होश के नाखुन लें। उमर की जेब से कितने पैसे गए हैं जिस वक्त उमर ने ये ज्वेलरी ली थी? कोई पैसे नहीं गए, उमर की जेब से कोई पैसे नहीं गए, क्योंकि सवाल में वाज़े तौर पे लिखा हुआ है कि उमर रिसीव्ड ज्वेलरी एज गिफ्ट। पहली लाइन पढ़ें, उमर रिसीव्ड ज्वेलरी एज गिफ्ट। उमर ने ये ज्वेलरी जो है वो गिफ्ट के तौर पे ली है, तोहफे के तौर पे ली है। तो बताएं, जब तोहफा मिलता है तो जिसको तोहफा मिले वो कितने पैसे देता है? तो अब हकीकत में जो इसकी कॉस्ट है वो 0 है, लेकिन लॉ मेकर ने यहाँ रिलैक्स किया और वो कहते कोई नहीं भाई, खैर है, तुम ऐसा करो, तुम कॉस्ट 0 ना लो, तुम कॉस्ट ले लो, हकीकत में कॉस्ट 0 है, तुम कॉस्ट ले लो फेयर वैल्यू। किस दिन की फेयर वैल्यू? कहते जिस दिन तुम्हें वो मिली। कितने की मिली? 12,000 वाली चीज आपको मुफ्त में मिली, 12,000 वाली चीज आपको मुफ्त में मिली। तो व्हाट इज द कॉस्ट इन रियलिटी, बट व्हाट विल बी द एज्यूम्ड कॉस्ट एज पर लॉ? तो ठीक है, एजम्पशन लॉ मेकर ने ले लिया, उसकी मर्जी है, फेयर वैल्यू। लेकिन भाई ये तो एक कोई हिस्टोरिकल कॉस्ट है, बहुत बड़ी पुरानी, ये तो कोई अब्बू ने जब कभी खरीदी थी, ये वो कॉस्ट है, इसको इन्हें नहीं केस आप इग्नोर करेंगे, इसके ऊपर हमने लिख लिया इग्नोर। तो ये तो हिस्टोरिकल कॉस्ट है, यानी बहुत पुरानी कॉस्ट है, जब्बू ने जब की खरीद के रखी हुई है। अगर आप हमारे शूज पहने, यानी उमर के शूज पहने, तो उमर को जब मिली कितने की थी? 12 की। जब बेची कितने की? 15 की। तो मिली कितने में? 0 में, लेकिन एज्यूम किया जाएगा कितने में मिली? 12,000 में मिली। चलें जी, ये इसका सोल्यूशन। ओके, नेक्स्ट। पढ़ें जी, पॉइंट 4A, बड़ी गौर से पढ़ना है आपने। Where the capital asset becomes the property of a person,
जहां कैपिटल एसेट किसी बंदे की प्रॉपर्टी बने। स्पीड अपनी तेज करें, इस तरह तो नहीं होगा, हम लोग नोट करके फारिग होते हैं। वेयर द कैपिटल एसेट बिकम्स अ प्रॉपर्टी ऑफ अ पर्सन, जहां कोई कैपिटल एसेट पर्सन की प्रॉपर्टी बने अंडर अ गिफ्ट फ्रॉम अ रिलेटिव, रिलेटिव वगैरह से गिफ्ट मिल जाए। रिलेटिव की डेफिनेशन हम पढ़ेंगे 85 के 5 में, फिर कभी पढ़ेंगे। वेयर द कैपिटल एसेट बिकम्स अ प्रॉपर्टी ऑफ अ पर्सन अंडर अ गिफ्ट फ्रॉम अ रिलेटिव, रिश्तेदार से गिफ्ट मिल जाए। अंडर अ बिक्वेस्ट, विल, सक्सेशन, इनहेरिटेंस, डेवोल्यूशन, इन पांचों बातों का एक ही मतलब है, वसीयत या विरासत। यानी मरने से पहले उसने कह दिया कि ये मेरी जायदाद इसको दे दो, या फिर मरने के बाद विरासत में मिली। पांचों चीजों का मतलब बिल्कुल आपको डिक्शनरी में देखने की जरूरत नहीं, अगर टाइम हुआ वेले बैठे हुए तो देख लीजिएगा। पांचों का मतलब एक ही है, वसीयत या विरासत के मानों में इस्तेमाल होता है। तो किसी बंदे को कोई चीज वसीयत या विरासत में मिलती है तो कितने पैसे देके मिलती है, 12,000 रुपए में मिलती है या 0 रुपए में मिलती है? तो फिलहाल तो ये चीज गिफ्ट में मिली, लेकिन अगर वसीयत में भी मिलती, विरासत में भी मिलती तो भी 0 रुपए देके मिलती। तो एज्यूम्ड कॉस्ट क्या लेते? एज्यूम कॉस्ट, हकीकत में तो 0 है फेयर वैल्यू। ओके, अच्छा जी, इस जिस वक्त एओपी अपना कारोबार स्टार्ट करती है तो क्या एंट्री करती है? कैश, डेबिट, कैपिटल, क्रेडिट। जो भी पार्टनर घर से पैसे लाता है ये एंट्री होती है, कैश, डेबिट, कैपिटल, क्रेडिट। और जब एओपी अपना कारोबार क्लोज करती है तो क्या एंट्री करती है? बोले कैपिटल, डेबिट, कैश, कैपिटल, डेबिट, कैश, क्रेडिट कर दें। कैपिटल, डेबिट, कैश, क्रेडिट। ऑनर घर पैसे वापस लेके चले जाते हैं, कैपिटल, डेबिट, कैश, क्रेडिट। अब सवाल यहाँ पर ये राइज होता है कि फर्ज करें जब पार्टनरशिप फर्म बंद हो रही थी, 2 पार्टनर थे ए और बी, तो उनके पास ऐसी कोई गोल्ड पड़ा हुआ था दुकान पे, तो कैश नहीं पड़ा हुआ था दुकान के ऊपर, कोई गोल्ड पड़ा हुआ था, ज्वेलरी पड़ी हुई थी, कोई पेंटिंग पड़ी हुई थी, वो इन्होंने आपस में तकसीम कर ली। तो पैसे नहीं थे लेकिन पैसों की जगह कोई और चीज़ तकसीम कर ली। तो आप बता दें जब एओपी बंद हुई तो इनको ये जो ज्वेलरी मिली, एओपी ने तो बांटी, एओपी क्रेडिट कर रही है लेकिन इनको तो मिलेगी। तो जब इन्होंने एओपी क्लोज की, जब एओपी बंद हुई तो ज्वेलरी बांटने वालों ने बांटी और मिलने वालों को मिली। अब मिलने वालों को कितने की मिली वो एज्यूम किया जाएगा उस दिन की फेयर वैल्यू, क्योंकि देखें कोई पैसे वगैरह नहीं दे रहे, बस एओपी बंद हो रही है और बंद होने पे इनको ज्वेलरी मिल रही है। तो जिस तरह गिफ्ट में और विरासत के अंदर बात हुई है कि जो चीज आपको मिल जाए आप उसकी फेयर वैल्यू एज्यूम करेंगे अपनी कॉस्ट, तो इधर भी कॉस्ट क्या एज्यूम की जाएगी? फेयर वैल्यू। हाँ अच्छा, ये बात एक दफा जरा पढ़िएगा, जरा व्हाइट बोर्ड पे देख के। When the capital asset becomes a property of a person under a gift, the fair value on the date of its transfer shall be treated to be the ट्रांसफर के दिन फेयर वैल्यू इसकी क्या समझ ली जाएगी? कॉस्ट समझ ली जाएगी। और ये चीज 4 तरीके से मिल सकती है, गिफ्ट में, विरासत में, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ, डिस्ट्रीब्यूशन बांटना, ये नोट कर ली, एंट्री नोट करनी थी। तो एओपी स्टार्ट हुई, एओपी बंद हुई, एओपी के बंद होने पे जो एंट्री हुई वो आपको आनी चाहिए। ओके The fair market value of the asset on the date of its shall be treated to be the, ये cost of assets समझी जाएगी। अच्छा, वो एक चीज बतानी थी, अभी आईकैप की बुक आई है कल परसों 2-3 दिन पहले, तो उसमें से उसने चैप्टर 4 हमने पढ़ा था, तो उसमें एक सेक्शन उसने आईकैप ने सिलेबस से निकाल दिया हुआ है, डिलीट कर दिया है, वो मैं आपको दिखा दूं। बहरहाल जब बुक आएगी तो बुक में वो सेक्शन डिलीटेड ही होगा, कि पेज 14 के ऊपर सेक्शन 6, जिससे बड़ी मेहनत लगा के आपने याद किया था, सेक्शन 6 टैक्स ऑन सर्टेन पेमेंट्स टू नॉन रेजिडेंट्स, वो जो टेक्निकल सर्विस और ऑफशोर डिजिटल सर्विस और वो सारा, सेक्शन 6 डिलीट कर दें। पेज नंबर 14, पेज नंबर 14, सेक्शन 6, नीचे इसकी एग्जांपल भी है चिंग चोंग वाली। क्या चीज? ये क्वेश्चन भी डिलीट कर दिया मैंने भाई।
नहीं नहीं, ये सेक्शन 8 भाई डिलीट नहीं करना। सेक्शन 8 में तो डिविडेंड के बारे में भी बातें हो रही हैं। हाँ, अगर आपसे ये पूछ ले कि फाइनल टैक्स की इनकम कौन सी है तो आपने कहना है डिविडेंड। बाकी एक और भी है लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है। ओके, लेकिन कम से कम इससे ये बड़ा फायदा हुआ है कि अक्सर बच्चे जो सवाल पूछते हैं ना इधर उधर के, मैं व्हाट्सएप ग्रुप में बात कर रहा हूँ, इधर उधर के सवाल पूछते हैं, यानी अभी भी टैक्स पढ़ना शुरू किया तो समझते हैं अब हम टैक्स प्रैक्टिशनर बन गए और हम हाई लेवल के सवाल पूछने लग जाते हैं कि दुनिया में ये हो रहा है, उस ट्रांजेक्शन का क्या होगा, उसका क्या होगा। तो भाई चीज़ें होती हैं, दुनिया में हो रही होती हैं, लेकिन जितनी सिलेबस में होंगी उतनी ही पढ़ सकते हैं ना, इसलिए जितना क्लास में पढ़ा दिया जाता है वो आपके स्कोप में होता है। अब आप आगे जितना मर्जी सोचते रहें तो नेवर एंडिंग स्टोरी है। ओके, वापस आ जाइए, इनकम हम कैपिटल गेन। अच्छा, ये फिक्रे को दोबारा समझें। ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स, एसेट्स का बांटना, ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ एन एओपी के डिसॉल्व होने पे जो एसेट बांटे जाएं तो वो क्या समझा जाएगा कि इसको कितने के मिले, फेयर वैल्यू के, जिस दिन मिले। और सिमिलरली यही सब कुछ कंपनीज में होता है। कंपनी स्टार्ट होगी तो ये एंट्री करेगी और कंपनी क्लोज होगी तो ये एंट्री करेगी। पॉइंट डी तो सी की रेपिटेशन है, सी में एओपी की बात हो रही थी, डी में ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स, एसेट बांटे ऑन बंद होना ऑफ अ कंपनी के लिए कौन सा लफ्ज इस्तेमाल किया है और एओपी के लिए डिसोल्यूशन। बस तो अब ये 4-5 बातें याद कर लें। गिफ्ट फ्रॉम अ रिलेटिव, सक्सेशन, डेवोल्यूशन, इनहेरिटेंस और जो भी अल्फाज हैं 4-5, और उसके बाद डिसोल्यूशन ऑफ एओपी और लिक्विडेशन ऑफ अ। इन चार सिचुएशंस में अगर आपको कोई कैपिटल एसेट मिले और आप कल कलांकों से बेच दें तो मिला कितने का था, कि किस दिन की फेयर वैल्यू, एट द डेट ऑफ इट्स ट्रांसफर। ये बड़ा जरूरी होता है बताना। अच्छा, इसको अभी हम कल करेंगे या परसों देख लेंगे, अभी इसको पेंडिंग पे डाल दें। ओके, 3A। अच्छा, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी कैपिटल एसेट है क्योंकि देखें कैपिटल गेन में क्या था, कैपिटल गेन में था जो पॉइंट थे। पहला एक पॉइंट ये था कि स्टॉक कैपिटल एसेट नहीं है, दूसरा पॉइंट था कि बिजनेस के ऐसे एसेट जो यूज हो रहे हैं और डिप्रिशिएट हो रहे हैं वो कैपिटल एसेट नहीं है। आ रहे हैं ना रोजाना, ये कभी आना कभी ना आना, ये सीए वालों की नहीं चीजें होती। सीए करने तो सही तरीके से करना पड़ेगा, कभी आना कभी ना जानना, ये सीए वाले मुश्किल हो जाते हैं सीए करना फिर इसका, तो ऐसे आई के आपको बुरा भला कहते हैं। तो अगर करना है तो सही तरह करें, एक ही दफा सोच लें, करना है तो सही तरह करें। ओके, अच्छा जी, और घर के अंदर पड़ी हुई मूवेबल चीजें, ये भी कैपिटल एसेट नहीं है। तो ना दुकान में पड़ा हुआ स्टॉक कैपिटल एसेट है, ना दुकान में पड़े हुए फिक्स्ड एसेट कैपिटल एसेट है, ना दुकान में ना घर में पड़ी हुई मूवेबल चीजें। लेकिन भाई घर, लैंड एंड बिल्डिंग तो इमूवेबल है ना, घर की जो लैंड एंड बिल्डिंग इमूवेबल है उसका क्या करें, वो कैपिटल एसेट है। तो पता चला अगर आप जिंदगी के किसी मोड़ पे अपना घर बेच दें या कोई प्लॉट बेच दें, किराए पे ना दें, वो और चैप्टर है, बेच दें, तो फिर कौन सा चैप्टर लगेगा, कैपिटल गेन का चैप्टर लगेगा। 3A में ना नीचे 2 टेबल दिए हुए, ये आपके पेपर में गिवन होंगे। गेन अराइजिंग ऑन डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या हो सकती है जी, आपने अपना घर बेच दिया, हाउस सोल्ड, कोई प्लॉट था आपके वाले साहब ने खरीदा हुआ, प्लॉट सोल्ड। बहरहाल इसमें 1-2 और भी चीजें शायद आए, लेकिन अभी फिलहाल दो मिसालें लिख ले। ये मैंने आपको किसी मिसालें लिखवाई हैं, बोले 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 इमूवेबल प्रॉपर्टी की। आप जिस घर में रह रहे थे आपने वो घर बेच दिया, या आप के पास कोई प्लॉट खरीदा हुआ था, कहीं भी प्लॉट लोग खरीदते हैं और प्लॉट खरीद के बेच दिया। अच्छा, अभी इस पे लोगों को बड़ा लोग तंग होते थे, यार घर बेच दिया, प्लॉट बेच दिया, इस पे तो टैक्स नहीं होना चाहिए नहीं, लेकिन लॉ मेकर ने जबरदस्ती की और 3A नया पॉइंट डाल दिया। 3A का मतलब है पहले ये लॉ में नहीं था, फिर 3A के नाम से डालना पड़ा, तो इस पे लोगों ने बड़ा रोला डाला, इसलिए लॉ मेकर ने थोड़ा उनको रिलैक्स किया और इनको कहा कि तुम्हारे जो चैप्टर 4 वाला टेबल है वो यहाँ नहीं लगेगा। तो मोहतरम, आज हम पहली इनकम पढ़ने लगे हैं। इन इनकम्स को कहते हैं सेपरेट ब्लॉक, सेपरेट रेट।
इन इनकम को क्या कहते हैं? फिर कभी डिस्कस कर लेंगे सेपरेट ब्लॉक और फाइनल में क्या फर्क है। डिविडेंड भी वैसे सेपरेट रेट ही है 15%, ठीक है, फिर कभी डिस्कस कर लेंगे सेपरेट ब्लॉक और फाइनल में क्या फर्क है, फिर कभी। लेकिन फिलहाल यहाँ पे तो बिल्कुल समझ आ रहा है इसे सेपरेट ब्लॉक क्यों कहते हैं। इसलिए इसे सेपरेट ब्लॉक कहते हैं, इस पे कौन सा वाला टेबल नहीं लगना, टेबल 1 और 2। तो ये कैपिटल गेन के चैप्टर में इत्तफाकन लिखा हुआ है, लेकिन ये कैपिटल गेन इनकम सेपरेट रेट वाली है, इस पे नॉर्मल रेट। फिर कभी न्यूमेरिकल आएंगे तो देखेंगे 2-3 इनकम्स इकट्ठी आ रही हैं, उनको कैसे टैकल करना है, वो सब्र कर जाएं। फिलहाल सिर्फ इतनी सी बात को समझें। गेन अराइजिंग ऑन डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी शैल बी कंप्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद द, तो उसमें मैंने आपको कैपिटल गेन के चैप्टर के पहले दिन ही बता दिया था कि ज्यादा अरसा चीजों को रखना लॉ मेकर पसंद करता है। तो अगर आपके वाले साहब ने 2010 में घर खरीद के 2011 में बेच दिया 1 साल के अंदर अंदर, तो पूरा गेन टैक्सेबल है। अगर आपके वाले साहब ने 10 लाख का घर खरीदा और 15 लाख का जो है वो बेच दिया, अब 10 लाख का खरीद के 15 लाख का बेच दिया और 23 महीने के अंदर अंदर बेचा, 1 साल के बाद 2 साल के अंदर अंदर 23 महीने के अंदर अंदर मिसाल के तौर पे या 22 महीने के अंदर अंदर बेच दिया, तो आप इस सेकंड स्लैब में फॉल करेंगे। फिर जो घर का गेन आएगा उस गेन को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 3/4 से, जैसे वो अभी तक हम कर रहे थे 3/4 से। लेकिन वो तो कोई और थे, वो तो शेयर्स और ज्वेलरी वगैरह थे, ये तो शेयर ज्वेलरी नहीं है, ये तो घर है, ये तो डिफरेंट चीज है, इसके लिए अलग होल्डिंग पीरियड्स हैं, ये भी होल्डिंग पीरियड्स हैं, लेकिन इसमें होल्डिंग पीरियड अच्छे खासे हैं। तो अगर आपने 2 साल के बाद और 3 साल के अंदर अंदर बेचा तो बताएं कितना गेन होगा, आधे गेन पे टैक्स देना होगा। और अगर आपने 3 साल के बाद 4 साल के अंदर अंदर बेचा तो आपको सिर्फ 25% गेन पे टैक्स देना पड़ेगा। और अगर आपने 4 साल बाद बेचा तो आप मजे, फिर आप टैक्स की जन्नतों में हैं, इसको कहते हैं टैक्स हेवंस, टैक्स की जन्नतों में आप, कोई आपको टैक्स नहीं देना। तो इसीलिए अक्सर आपके वाले साहब या कोई भी आपको जानने वाला घर बेचते हैं, इसलिए लोग टैक्स नहीं देते कि वो 4 साल बाद बेचते हैं, 10-10, 15-15 साल लोग घर में रहते हैं, फिर कहीं जाके बेचते हैं। तो इसलिए अगर आप ज्यादा अरसे बाद घर बेचें, लेकिन अगर आपने हर 2 साल बाद तुखनी ली, घर चेंज कर रहे हैं, घर फिर लाओ आ जाओ, फिर टैक्स भी दो। लेकिन अगर आप 10 साल 15 साल 20 साल बाद घर बेच रहे हैं तो कोई ये तो पीछे दिखा करें साये की तरफ, तो कोई मसला नहीं, फिर कोई मसला नहीं, फिर रिलैक्स रहें, मजे। ओके, अच्छा आगे वो फिर गरीब लोग भी घर बेचते हैं, अमीर भी घर बेचते हैं। गरीब घर बेचेगा जरा कम टैक्स रेट है, अमीर घर बेचेगा जरा ज्यादा टैक्स रेट है। अगर 15 मिलियन से ज्यादा किसी ने कमा लिया है तो वो तो बहुत ही अमीर है, उस पर 15% टैक्स रेट है। अगर किसी गरीब को गेन आया 5 मिलियन से कम, तो 5 मिलियन तक गेन आया है तो फिर 3.5% है। बहरहाल इस टेबल को अप्लाई करना सीख लेते हैं, नीचे ऐसे पढ़ने की जरूरत नहीं है, अभी टेबल को अप्लाई करना सीख लेते हैं। आप खुद ट्राई करें, वैसे ये मैंने नहीं, आप अगले सफे पे ना जाएं, बस आप इसका टैक्स निकालें, इस बंदे का टैक्स निकालें। ऑनलाइन वाले आप ये डाउनलोड करके फाइल मोबाइल में रखें, साइड पे ऊपर वाला सफ़ा निकाल लें। लेकिन आप लोगों के पास तो अभी नोट्स मौजूद हैं, ये एग्जांपल पढ़ें, इधर ऊपर पढ़े ना, नीचे तो फिर नजरें जाएंगी, उनकी हिफाजत मुश्किल हो जाती है। तो ये ऊपर पढ़ें और इसका टैक्स निकालें, जल्दी 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 कैलकुलेटर पकड़ें, एक आधे मिनट में 15 सेकंड में बता दें इसका टैक्स कितना है। आप लोग सवाल याद करने बैठ जाते हैं। 2 टेबल हैं, 2 टेबल लगाना सीखें, पिछले समय पे 2 टेबल दिए हैं, 2 टेबल लगाना सीखें। टैक्स बोले, टैक्स कितना आया? 870। लीजिए, एक भाई ने निकाल लिया, और भी भाई हिम्मत करें, अभी बाकी लोग गेन ही निकाल रहे हैं, बाकी लोग सोच रहे हैं अभी सीधे होते हैं, अगर आप कैलकुलेटर पकड़ते हैं, जल्दी करें जल्दी करें। लोग टैक्स निकाल के फारिग हुए बैठे, हाथ खड़ा करते रहें जो टैक्स निकाल लें। माशाल्लाह, हाँ बस ठीक है, फारिग हो गए लोग, बाकी भी सीधे हो रहे हैं। कि वही लोग हैं जो घर बैठ के अच्छा चल यार अभी पढ़ना शुरू, अच्छा चल ठीक है थोड़ी देर, अच्छा पढ़ते हैं, खाना तो खा लें यार, काम चलो यार थोड़ा मीठा भी हो जाए, रेस्ट कर, मेहरबानी मेहरबानी। लोग कब के निकाल चुके हैं। अच्छा जी, ये हर जगह ही फिट नहीं होता देर आए दुरुस्त आए वाला मुहावरा। आई के पेपर में जाएं देर से, फिर कहीं देर आए दुरुस्त आए। चलो मुझे पेपर देने दो। Mr. Ahmed had disposed of an immovable property after holding it for a period of 2.5 years. तो 2.5 साल बाद इसने प्रॉपर्टी बेच दी। It was purchased for 1 लाख and it is sold for, हजरात कितना गेन है? गेन पहले बता दें, गेन 50। गेन कितने? 50। अब जरा पहले ऊपर वाला डब्बा लगाना है, पहले ऊपर वाला डब्बा। अच्छा जी, गेन बता दें किस सीरियल में गिर रहा है, किस स्लैब में गिर रहा है? सीरियल नंबर 3 में गिर रहा है। 2.5 साल के अंदर अंदर 2 से 3 साल के दरमियान बनता है। तो गेन कितना आया है?
50,000। इसे क्या करना है? आधा करना है। 50,000 का आधा 25,000। कितना गेन है? 25,000। अब 25,000 को जाके शर्माते हुए इधर देख रहे हैं, क्योंकि वो छोटा सा सीरियल लग रहा है, इतनी बड़ी फिगर पड़ी हुई है, इधर हमारा छोटा सा गेन लेके आया हूँ, वही छोटा सा 25,000। तो बहरहाल अगर कोई, इसे आप लोग बचपन में कैसे पढ़ते थे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। अच्छा, 50 लाख तक भी किसी को गेन आ जाता तो 3.5% था। 50 लाख तक भी अगर आ जाता, क्या कहते हैं? लेकिन इसको तो 50 लाख गेन नहीं आया, इसको कितना गेन आया है? 25,000। सिर्फ 25,000 गेन आया है इसको। तो इस पे कितने परसेंट टैक्स लगेगा? 3.5%। हाँ ठीक, 875। अच्छा जी, ये कैलकुलेटर पे जरा बता दीजिएगा। कॉस्ट है एक घर की 60 मिलियन और सेल कर दिया आपने 200 मिलियन का। खरीदा 60 मिलियन का प्लॉट और बेच दिया कितने का? 200 मिलियन का। और आफ्टर 32 मंथ्स, 32 महीने बाद आपने बेच दिया। चलें जल्दी करें, टैक्स निकालें। 60 मिलियन का खरीद के 200 मिलियन का बेच दिया, 32 महीने बाद बेचा आपने। अच्छा जी, पहले कैलकुलेटर के बगैर बताएं गेन कितना है? 140 मिलियन। 140 मिलियन गेन है। 140 मिलियन गेन है। 32 महीने 24 से ज्यादा हैं। 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 24 से ज्यादा हैं। तो ये वही सीरियल नंबर 3 लगेगा। सीरियल नंबर 3 लगेगा, क्योंकि 32 महीने 24 से ज्यादा। हाँ, 25, 26, 24 महीने से आगे गिने ना, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32। तो इसका मतलब है अभी 3 साल से ज्यादा नहीं हुए। 3 साल में तो 36 महीने होते हैं, तो ये इसी सीरियल में गिरेगा। तो 200 माइनस 60 कितना आ गया? 140 मिलियन। 140 मिलियन का आधा 70 मिलियन। बता दें गेन आधा करने के बाद कितना रह गया? 70 मिलियन। 70 मिलियन तो बहुत अमीर बंदे ने घर बेचा। तो ये तो सीरियल 70 मिलियन को देखें कहां गिर रहा है? 15 मिलियन से ज्यादा है। ये गेन पे आधा लगा के ना फिर ये टेबल देखना है। गेन पे आधा लगा दिया, फिर जो फिगर आई, अब ये टेबल देखना है। आप बताएंगे 70 मिलियन कहां गिर रहा है? 4 में। 70 मिलियन जरा 15%। क्लियर? ये 3A था, हो भी गया। तो वो जो चैप्टर 4 हमने पढ़ा था ना, चैप्टर 4, ये चैप्टर 4 में बात हुई थी मदामत के आंसू। अब ये कैपिटल गेन में ना कहीं लिखना पड़े। कैपिटल गेन तो साथ साथ याद करें ना, हाथ क्या करें, क्लास में भी ले रहे हैं, टाइम पे आ रहे हैं, साथ साथ याद करें। जबरदस्त, ऐसे बच्चे चाहिए, बाकी जाए। ओके, तो इनकम फ्रॉम, ये जो चैप्टर 4 था इसमें एक डब्बा दिया हुआ था सेपरेट ब्लॉक। अभी छोड़ने खोलने की जरूरत नहीं है, छोड़े। इसमें क्या है? गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के बेचने पे जो गेन आता है, इसका नाम क्या है? डिफरेंट स्लैब रेट्स आर अवेलेबल। डिफरेंट स्लैब रेट्स आर एज कंपेयर टू टेबल 1 एंड 2। जागते रहना भाइयों, ठीक है? टेबल 1 और 2 के अलावा डिफरेंट स्लैब रेट्स दिए हैं। सेक्शन 38, ये तो सारी बातें पढ़ी नहीं है, इसमें कोई बात पढ़ने वाली नहीं है, 2-3 मिनट लगेंगे। सेक्शन 38, वो जो सेक्शन 38 में ना, असल में ये जरा देखिएगा, ये कौन सा पेज है? पेज 1 है ना ये? असल में जो सेक्शन 37 है उसकी हेडिंग है गेन, और जो सेक्शन 38 है उसकी हेडिंग है, तो लॉस के बारे में 3 बातें हमें पता है, जाके पढ़ाते हैं। लॉस के बारे में 3 बातें हमें पता है। क्या पता है लॉस के बारे में? कैटेगरी 1 के लॉसेस माइनस करने की, ज्वेलरी वगैरह के लॉसेस माइनस करने की इजाजत, और ऐसा कैपिटल एसेट जो एग्जैम्प्ट हो उसका भी लॉस माइनस करने की इजाजत। तो ये लॉस के बारे में सेक्शन 38 जाके पढ़ाते हैं। पेज 1 पे मैंने LOSS के आगे लिख दिए आपके लिए सेक्शन 38, ताकि आप भी लिखिए।
खोलें साथ वाले के नोट्स, पेज 1 पे जाके लिख दें। नहीं लिख रहा वो, नहीं, हिम्मत करें, जल्दी करें। पेज 1 पहला सफ़ा। ओके पहले मैं आपको पढ़ा देता हूं दो लॉसेस ऐसे जो माइनस करने की इजाजत नहीं है, दो लॉसेस ऐसे जो माइनस करने की इजाजत नहीं है, दो लॉसेस ऐसे जो माइनस करने की इजाजत नहीं है। नो लॉस शैल बी रिकॉर्डेड ऑन द डिस्पोजल ऑफ, वही सारे लिस्ट, ये वाले लॉसेस माइनस करने की इजाजत नहीं है, सेक्शन 38 में है हम। क्लियर? अच्छा ये क्या लिखा हुआ है, पॉइंट 2 जरा पढ़ने की कोशिश करें। हाँ, लॉस विल नॉट बी अलाउड एज रिडक्शन वेयर गेन इज नॉट चार्जेबल। ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, गेन इज नॉट चार्जेबल से मुराद कौन सा एसेट है? एग्जेम्प्ट एसेट। कहते हैं जिसका गेन माफ है उसका लॉस भी माइनस करने की इजाजत नहीं है, नहीं है। ओके भाई, इसके अलावा अगर कोई लॉसेज हैं वो माइनस करने की इजाजत है। फॉर कैलकुलेटिंग कैपिटल गेन फॉर अ टैक्स ईयर अ डिडक्शन शैल बी अलाउड फॉर एनी लॉस, कोई भी लॉस माइनस करने की इजाजत है। तो एक्चुअली फिर ये प्राइवेट के ही बचे ना, हाँ फिर प्राइवेट कंपनीज वगैरह के बचे, ज्वेलरी का भी माइनस करने की, एग्जेम्प्ट एसेट का भी माइनस करने की, तो बाकी जो बचे कुछ है, बैलेंसिंग का लॉस लिख दूं तो परेशान तो नहीं होंगे, बैलेंसिंग यानी बचे कुछ लॉस जो भी है वो माइनस करने की इजाजत है। बस वो याद क्या करना है, दो किस्म के लॉसेस माइनस करने की इजाजत, बाकी लॉसेस माइनस कर सकते हैं। अच्छा आज ना लॉस का फॉर्मूला सीखना है, लॉस कैसे निकलता है। द लॉस शैल बी कैलकुलेटेड एज पर द फॉलोइंग फार्मूला। ये फार्मूला आपने समझना है, ओ पाई अथे वे, ये फार्मूला आपने समझना है। फार्मूला इज आ माइनस बा, वेयर आ इज द कॉस्ट एंड बा इज द कंसिडरेशन। फार्मूले को उल्टा दिया है, लेकिन वैसे न्यूमेरिकल्स में हम ऐसे नहीं किया करेंगे। न्यूमेरिकल में कोई इतनी एहतियात करने की जरूरत नहीं है कि आप a माइनस बी इस तरह करने लग जाए, कॉस्ट में से कंसिडरेशन माइनस करने लग जाए। आपको मिसाल देता हूं, आपने एक चीज खरीदी 10 रुपए की और आपने बेची 8 रुपए की, क्या आ गया? लॉस आ गया। तो न्यूमेरिकल में आपको पता है हम कैसे करते हैं? न्यूमेरिकल में हम करते थे जी, मिसाल देता हूं, प्राइवेट कंपनी, तो न्यूमेरिकल में आप बेशक इस तरह कर दीजिएगा 8 माइनस 10, ताकि कैलकुलेटर पे -2 आ जाए, कोई मसला नहीं। न्यूमेरिकल में आप इस तरह कर दीजिएगा, लेकिन वैसे ही लॉ मेकर कह रहे हैं नहीं 10 में से 8 माइनस करो, a माइनस बी, वो छोड़े परे। समझ आ गई होगी आपको बात की। तो न्यूमेरिकल्स में हमेशा क्या करें, कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट, क्योंकि इसका फायदा क्या होगा, जब भी आप कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट करेंगे जवाब पॉजिटिव आया तो गेन, कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट करेंगे जवाब नेगेटिव आया तो। लेकिन लॉ मेकर ने ऐसे ही फॉर्मूला अलग से बनाने की कोशिश की लॉस का। तो लॉस का फॉर्मूला क्या है, a माइनस वेयर a इज द एंड b इज द, छोड़े पर इसको, बस एज इट इज याद करने की हद तक बस पढ़ लें, वरना हमेशा क्या करना है न्यूमेरिकल्स में बोले सेल माइनस कॉस्ट, सेल माइनस कॉस्ट, जब आप पॉजिटिव आया तो नेगेटिव आया तो कॉस्ट। बस ये तो ऐसी थ्योरी की हद तक याद करनी है, बात तो कर लीजिएगा। पॉइंट 3, पॉइंट 4 तो कल पढ़ लिया था, लेकिन अब वो ए असल में कॉस्ट बन गया ना, कल कॉस्ट बी था, और बी में या कॉस्ट में क्या चीजें शामिल नहीं है, ये एज इट इज कॉपी पेस्ट है ऊपर वाला जो कल हमने पढ़ा था, विच इज डिडक्टेड अंडर अनदर हेड ऑफ इनकम, वो जो 14 रुपए था, और विच इज नॉट अलाउड ए डिडक्शन अंडर इनकम फ्रॉम बिजनेस, वो जो 7 रुपए था। तो जो चीज किसी और हेड में माइनस करनी है वो भी यहाँ माइनस नहीं हो सकती, और जो इनकम फ्रॉम बिजनेस में डिडक्शंस नॉट अलाउड की लिस्ट दी हुई है वो खर्चे भी यहाँ माइनस नहीं करना है। अच्छा, सेक्शन 37A थोड़ी देर बाद शुरू करते हैं, बल्कि कल शुरू करेंगे। नोट्स बांटो। आज एक नोट्स अपलोड हुए होंगे ऑनलाइन में, जिसमें प्राइवेट और पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन होगी, वो चैप्टर 5 के नोट्स होंगे।
ये ले भाई नोट्स। हाँ जी, बैलेंसिंग मींस के इसके अलावा जो बच्चे कुछ लॉस है वो माइनस करने की इजाजत है, जैसे प्राइवेट कंपनी के शेयर्स हैं। ज्वेलरी वगैरह का माइनस नहीं कर सकते, एग्जाम्प्ट एसेट का माइनस नहीं कर सकते, इसके अलावा प्राइवेट कंपनी वगैरह का माइनस कर सकते हैं जी। भाई ये कॉपी इधर भी दे दो, सेकंड रो में जी। प्राइवेट कंपनी means a company that is public, and public company that is not a private। छुट्टी होगी। अच्छा जी, तो अगर आप हजरात ने कंपनी लॉ पढ़ा हुआ है या नहीं पढ़ा हुआ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और दूसरी बात, कंपनी लॉ में जो पढ़ा हुआ है अगर खुदा ना खास्ता तो उसको थोड़ी देर के लिए जहन से निकाल दें। बिल्कुल इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ने एक नया पैकेज लेके आया है और बिल्कुल एक नई डेफिनेशन आपके सामने लाने लगा है। अच्छा जी, ये कंपनी एक्स है, इसके अंदर सिंध गवर्नमेंट ने 70% शेयर खरीदे हुए हैं। कंपनी एक्स में सिंध गवर्नमेंट ने कितने परसेंट शेयर खरीदे हुए हैं? कंपनी एक्स वगैरह छोड़ें, नेस्ले कंपनी में सिंध गवर्नमेंट कहती है मैंने कितने परसेंट शेयर खरीदे हुए हैं? 70%। और ऐसे ही वसीम अकरम कहता है, वसीम अकरम ऐसे ही मैं मिसाल दे रहा हूँ, आप बेशक साथ वाले का नाम लिख लीजिएगा। ऐसे ही वसीम अकरम कहते हैं मैंने इसमें कितने परसेंट शेयर खरीदे हुए हैं? 30%। तो मोहतराम ये कंपनी बन जाएगी पब्लिक कंपनी। लॉ मेकर की नजर में क्या बन जाएगी? लॉजिक नहीं होती कोई कि क्यों, ये क्या बात हुई। तो ये कंपनी क्या बन जाएगी? जिस कंपनी में पाकिस्तान के सूबे की गवर्नमेंट 50 या उससे ऊपर शेयर ओन कर ले वो कंपनी बाय डिफॉल्ट क्या बन जाती है? लेकिन अगर मैं इधर सिंध गवर्नमेंट की जगह सकलैन मुश्ताक कर दूं कि 70 करोड़ सकलैन मुश्ताक ने डाला और 30 करोड़ वसीम अकरम ने डाला, तो फिर ये कंपनी पब्लिक कंपनी क्यों नहीं है? पब्लिक कंपनी क्योंकि ना प्रोविंशियल गवर्नमेंट इसमें शेयर ऑन नहीं कर रही। तो ये पहली मिसाल जल्दी से लिखें, फिर आगे चलते हैं। सिंध गवर्नमेंट, क्लियर? अच्छा जल्दी किया करें ना। अच्छा पहला पॉइंट अगर मैं आपके सामने पढ़ूं तो मुझे पढ़ के बता दें, अगर मैं सिंध गवर्नमेंट की जगह फेडरल गवर्नमेंट कर दूं यानी इमरान खान की हुकूमत ने ओन किए हैं, फिर क्या बनेगा? अ कंपनी इन विच एटलीस्ट 50% ऑफ द शेयर्स आर हेल्ड बाय और प्रोविंशियल। तो अगर इधर मैं काट के सिंध गवर्नमेंट की जगह कर दूं पाकिस्तान गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट, तो क्या फिर ये कंपनी पब्लिक बन जाएगी? जी बिल्कुल भी। तो या तो कौन ओन कर ले? फेडरल गवर्नमेंट, या तो कंपनी क्या बन जाती है? पब्लिक कंपनी। चलें जी, नेपाल की गवर्नमेंट ने 70% शेयर खरीदे हुए नेस्ले में और वसीम अकरम ने 30% शेयर खरीदे हुए हैं। ये पढ़ें, अ कंपनी इन विच एटलीस्ट, बता दें, आप बता दें ये कंपनी क्या बन गई? तो ये हमारी एग्जांपल नंबर 2 बन गई। ये एग्जांपल नंबर 2 नोट कर लें। तो ये कंपनी भी क्या बन गई बोलें? पब्लिक कंपनी। नहीं 40% करे फिर नहीं होगा। अच्छा ये एक एग्जांपल है, मैंने पहले से नोट की हुई है।
ये जरा समझना है आपने, चाइना की गवर्नमेंट ने 100% शेयर खरीदे हुए हैं एक्स कंपनी के। चाइना की गवर्नमेंट ने 100% शेयर खरीदे हुए हैं एक्स कंपनी के, और एक्स कंपनी एक फॉरेन कंपनी है बाहर के मुल्क में। फिर एक्स कंपनी ने आगे शेयर खरीदे हुए हैं क्यू कंपनी के, और एक्स कंपनी ने क्यू कंपनी के कितने परसेंट शेयर खरीदे हैं? 70%। अब इसको कहते हैं ट्री बन जाना, यानी डायरेक्ट होल्डिंग नहीं है, इनडायरेक्ट होल्डिंग है। चाइना भी इसमें थोड़ा बहुत ओन कर रहा है। अब इसमें दो शराइत अगर पूरी हो जाएं तो ये कंपनी पब्लिक बन जाएगी। दो शराइत अगर पूरी हो जाए तो ये कंपनी पब्लिक बन जाएगी। दो शराइत सुन लें क्या है? यहां 100% होना शर्त है, यहां 99 की भी इजाजत नहीं है। यहां कितने परसेंट होना शर्त है? और ये 50 या उससे, तो अगर यहां 100 है और ये 50 या उससे ज्यादा है तो बोलें क्या बन जाएगी? ये वाली कंपनी पब्लिक कंपनी। तो मोहतरम क्या ये दोनों बातें पूरी हो रही हैं? तो इसलिए मैं बोल्डली लिख सकता हूं कि ये नीचे वाली कंपनी क्या बन गई? क्यू पब्लिक कंपनी। 30 सेकंड लीजिएगा, टाइम स्टार्ट्स नाउ। मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, लेकिन फिर नीचे वाली चीज आपने नहीं बस देखनी, ये कुछ और लिखा हुआ है, बस आप ये देखें। शराइत दो बता दें। यहां 100% होना चाहिए, और टॉप पे फेडरल गवर्नमेंट नहीं होनी चाहिए, फॉरेन गवर्नमेंट होनी चाहिए। टॉप पे कौन सी गवर्नमेंट होनी चाहिए? फॉरेन गवर्नमेंट होनी चाहिए। पढ़े। कंपनी के ऊपर लिखे क्यू क्यू क्यू। A Q company in which at least आधे शेयर्स आर हेल्ड बाय एक्स कंपनी, फॉरेन के साथ लिखें एक्स। इन विच 50% ऑफ शेयर्स आर हेल्ड बाय एक्स कंपनी। एक्स कंपनी कौन है? ओन्ड। ओन्ड के ऊपर लिखें फुली ओन्ड। असल में ओन्ड के ऊपर लिखें फुली ओन्ड या 100% ओन्ड। फुली ओन्ड या 100% ओन्ड बाय फॉरेन गवर्नमेंट। क्लियर? इसको याद कर लें आप जरा, ऊपर वाले दो तो थाने याद हो गए होंगे आपको। Q company in which at least shares are held by X company। X कौन है? Which is fully owned by या owned से मुराद fully owned है, which is fully owned by foreign government। Clear? और ये नीचे वही लिखा हुआ है, China government owns 100% shares of X company and company X owns 70% shares of whether company Q will be considered as public company। Yes। Clear? वो एग्जांपल लिखी हुई है। ओके यार ये कौन सा पॉइंट है? 47 के ए बी का सेकेंड बुलेट, ऐसा ही है? 47 के ए बी का सेकेंड बुलेट, यही है ना जो हमने पढ़ा अभी? तो ये 47 के ए बी का बोले सेकेंड बुलेट। क्लियर? अच्छा मेरा एक सवाल वैसे ही बीच में है कि एक्स कंपनी भी पब्लिक है, वैसे ही बीच में एक सवाल आ गया, ये मेरा इसका कोई मकसद नहीं था। एक्स कंपनी भी पब्लिक है, ओहो ये तो वैसे ही पब्लिक है, इसके ऊपर तो ए बी का 0.1 लग रहा है, इसमें तो वैसे ही फॉरेन गवर्नमेंट ने 100% शेयर ऑन किए हुए हैं, तो ये तो ऑलरेडी पब्लिक, ये तो बाय डिफॉल्ट पब्लिक कंपनी है। कौन सा पॉइंट लग रहा है इस पे? पहले वाला बुलेट, पहले वाला बुलेट लग रहा है इस पे। तो ये भी मेरे भाई पब्लिक है, लेकिन ये है 47 के ए बी के फर्स्ट बुलेट की रोशनी में। तो दोनों को हम ग्रीन सिग्नल दे रहे हैं, दोनों ही पब्लिक कंपनीज हैं।
XB QB। चला दो ये भी चला दो, इसी चलाते पूछा ना करो, चला देंगे करो। ओके चलें जी आगे, क्या कर रहे थे, लें जी ए बी हो गया, अब भी हो गया ए बी हो गया, ए बी भी हो गया, अब कौन सा रह गया जी, बी में आ जाए। ये सर आपने सुना होगा स्टॉक एक्सचेंज पे शेयर्स कंपनी के ट्रेड हो रहे हैं, बिक रहे हैं। तो अ कंपनी हुज शेयर्स आर ट्रेडेड ऑन अ पाकिस्तान, जाहिर बात है पाकिस्तान में स्टॉक एक्सचेंज रजिस्टर ही होनी है ना, आपने अपने घर के बाहर नहीं लिख के लगाना मैं स्टॉक एक्सचेंज, रजिस्टर्ड ही होती है स्टॉक एक्सचेंज। तो वेयर ट्रेडेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज इट एट एनी टाइम इन द, ट्रेडेड एट एनी टाइम, जरूरी नहीं पूरा साल ट्रेड होते रहे, ट्रेडेड एट एनी टाइम। और वो कंपनी लिस्टेड भी हो, स्टॉक एक्सचेंज में क्या हो, उसके शेयर भी खरीदे बेचे जाते हो, स्टॉक एक्सचेंज में उसने क्या करवाई हो, लिस्टिंग भी करवाई हो ऑन दैट एक्सचेंज एट, साल के आखिरी दिन भी उसका लिस्टेड होना जरूरी है, साल के आखिरी दिन भी उसका लिस्टेड होना जरूरी है। पॉइंट डी ऐसे ही है, यूनिट ट्रस्ट, यूनिट ट्रस्ट की डेफिनेशन पढ़ी थी हमने चैप्टर 4 में, ये कोई इतनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, इसको छोड़े अभी। तो ये मेरे भाई ये कंपनीज हो गई पब्लिक, इनके अलावा कोई भी होगी वो क्या होगी, प्राइवेट। अच्छा अब ना थोड़ा सा जो कंपनी लॉ है ना, कंपनी लॉ वो जरा कंपनीज को और तरीके से देखता है, लेकिन ये डिस्कशन हमारे लिए जरूरी नहीं है। वो कहता है कंपनी या प्राइवेट है या पब्लिक, और पब्लिक में फिर वो कहता है कि अनलिस्टेड है और लिस्टेड है। ये कंपनी लॉ की थोड़ी कैटेगराइजेशन है। इनमें फर्क क्या होता है, प्राइवेट कंपनी ये होती है कि हम मेरे 2-3 दोस्त हैं लंगोटिया यार बचपन के, हमने इकट्ठे होकर एक कंपनी बना ली, ये प्राइवेट कंपनी है, बस पार्टनरशिप भी कर सकते थे लेकिन हमें कंपनी का कोई फायदा नजर आए, हमने क्या कंपनी बना लेते हैं, ये प्राइवेट कंपनी है। पब्लिक कंपनी ये है कि मिसाल के तौर पे 4 अमीर लोग हैं बड़े बड़े, इंजमामुल हक, सकलैन मुश्ताक और वसीम अकरम, इन तीनों ने करोड़ 2-2 करोड़ डाला, तो या 10-10 करोड़ डाला और 30 करोड़ डाल के कंपनी बना ली पब्लिक, बड़ी कंपनी। लेकिन ये जो बड़ी कंपनी है ये भी अनलिस्टेड है। अनलिस्टेड का मतलब ये है कि ये बता लें आपको, अनलिस्टेड का मतलब ये है कि ये कंपनी अभी स्टॉक एक्सचेंज में नहीं गई, क्योंकि जो कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में चली जाती है उसके लिए फिर जरूरी है कि लोगों से जाके शेयर इकट्ठे करके पैसे मांगे। तो अनलिस्टेड का मतलब है अभी आपने लोगों से पैसे नहीं मांगे, अभी इन्हीं 3 लोगों का 10-10 करोड़ डला हुआ है, आपने लोगों से पैसे नहीं। प्राइवेट कंपनी तो लोगों से पैसे मांग ही नहीं सकती, ये मांग सकते हैं पैसे लेकिन अभी तक मांगे नहीं। और अगर ये 3 लोग हिम्मत करके अखबार में इश्तिहार दे दें, स्टॉक एक्सचेंज से फॉर्मेलिटीज पूरी करा लें और ले अब आम लोग भी आके पैसा दें, तो फिर ये 3 लोग नहीं होंगे, फिर 1000-2000 लोग घरों से पैसे लाएंगे, कोई लाख ला रहा होगा, कोई 2 लाख ला रहा होगा। अब ये जो लोगों से पैसा इकट्ठा कर रहे हैं इसके लिए इनको स्टॉक एक्सचेंज में अपने आप को क्या करवाना पड़ेगा, लिस्ट करवाना पड़ेगा। तो हमारा जो लॉ है उसकी बात नहीं कर रहा, कंपनी लॉ की नजर में कंपनीज कितने किस्म की हैं, 2, नंबर 1 एंड नंबर 2। पब्लिक अनलिस्टेड कौन सी हैं, जो लोगों से पैसा मांग सकती हैं लेकिन मांगा, पब्लिक लिस्टेड। पब्लिक कंपनी कौन सी है, जो लोगों से पैसा मांग सकती है। प्राइवेट कंपनी कौन सी है, जो लोगों से पैसा, पब्लिक में जो जिसने पैसा अभी तक नहीं मांगा और जिसने लोगों से पैसा मांग लिया वो लिस्टेड। क्लियर? अच्छा, लेकिन वैसे जो हमारा लॉ है ना, हमारा लॉ वो जो इंजमाम ने, सकलैन मुश्ताक ने और वसीम अकरम ने 10-10 करोड़ डाल के पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी बनाई हुई है ना, हमारा लॉ शायद उसको प्राइवेट कह रहा है। सुन लें क्यों, हमारा लॉ उसको प्राइवेट कह रहा है। अ कंपनी विच इज नॉट अ पब्लिक इज अ प्राइवेट। और मैं आपको साबित करता हूं हमारा लॉ उसे क्यों प्राइवेट कह रहा है। उन्होंने लोगों से पैसा नहीं मांगा हुआ। अच्छा, अब सकलैन मुश्ताक, इंजमामुल हक और वसीम अकरम ने 10-10 करोड़ डाला, 30 करोड़ डाल के पब्लिक कंपनी रजिस्टर करा ली। रजिस्टर SECP से होती है, एक इदारा है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, वहां से रजिस्टर होती है। तो कंपनी बना ली और कंपनी का नाम क्या रखा, पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी, पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी। क्लियर? अब इनकम टैक्स के लॉ से पूछा हमने कि तुम्हारी नजर में ये पब्लिक है या प्राइवेट है। उसने कहा 4 सवाल है मेरे। हमने कहा पहला सवाल, कहते हैं फेडरल गवर्नमेंट ने शेयर खरीदे हुए इसके 50 से ऊपर। हमने कहा नहीं। अच्छा, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने खरीदे हुए हैं? नहीं। अच्छा जी, फॉरेन गवर्नमेंट ने खरीदे हुए हैं? नहीं। अच्छा, किसी फॉरेन गवर्नमेंट ने किसी और कंपनी के शेयर खरीदे और उस कंपनी ने इसके? हमने कहा नहीं 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 नहीं, इतना लंबा चक्कर कोई नहीं है, 2-3 बंदे हैं उन्होंने
अच्छा, और क्या इसके शेयर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं और ट्रेड हो रहे हैं? हमने कहा नहीं, तो लॉ में कहना है कंपनी विच इज नॉट अ पब्लिक इज अ प्राइवेट। तो इसलिए हमारे लॉ की नजर में ये जो तीनों बंदों ने मिलकर कंपनी बनाई है, दैट विल बी अ प्राइवेट कंपनी। हाँ, कंपनी लॉ के टीचर शायद इससे क्या कह रहे हो? पब्लिक कंपनी। चलें, कुछ नोट करने की जरूरत नहीं, ये बातें भी नोट करने की जरूरत नहीं, एक एग्जांपल कर लेते हैं। अच्छा जी, एक क्वेश्चन आपके सामने मैंने लिखा है, अब आप बताएं ये पब्लिक है या प्राइवेट है? क्या है? पूरा तो पढ़ लो। एक पब्लिक कंपनी है। हाँ, इसे पब्लिक पता क्यों कह देते हैं? एल नहीं लिखा हुआ पब्लिक, इसे पब्लिक पता क्यों कह देते हैं? वो कंपनी लॉ वाले इसे पब्लिक कहते हैं, इसलिए शायद इसने यहाँ पब्लिक लिखा हुआ है। अच्छा, एक पब्लिक कंपनी है जिसका नाम क्या है? इसके 70% शेयर मलिक रियाज ने खरीदे हुए हैं। मलिक रियाज है कोई बंदा, इसके 70% शेयर उसने खरीदे हुए हैं और 30% शेयर, और कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज में अपने आप को लिस्ट नहीं करवाया हुआ। इसी तरह की मिसाल जिस तरह अभी दी है इंजमाम की, और वो, और इसने अपने आप को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट नहीं कराया हुआ। अच्छा जी, इन दोनों में देखें, इन दोनों में से कोई फेडरल गवर्नमेंट है, कोई प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, कोई फॉरेन गवर्नमेंट है? वो जो लंबी सी ये कहानी थी फॉरेन गवर्नमेंट ने किसी, वो भी यहाँ कोई नहीं है। क्या ये शेयर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है? देखिएगा 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 देखिएगा, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस यानी टैक्स लॉ की नजर में ये कंपनी प्राइवेट कंपनी है। ये कंपनी क्या है? तो डब्बे में क्वेश्चन और ये सॉल्यूशन नोट कर लें, ये डब्बे में क्वेश्चन है और ये सॉल्यूशन है। क्लियर? नीचे जो लिखा हुआ है उसे छोड़ें, यहां से जो नीचे आपको को नजर आ रहा हो कुछ, बल्कि नीचे वाले को गायब भी कर देते हैं। चलें जी, अब खुला खुला नोट करें, डब्बे में क्वेश्चन, ये सॉल्यूशन। पब्लिक कंपनी माउस कंपनी, 70% शेयर मलिक रियाज ने खरीदे हैं। मलिक रियाज की जगह आपने अपने अब्बू का नाम लिखना है, आपने अपने चाचू का नाम लिखना है, दादा का जिस मर्जी का लिख लें। 30% वाले में शायद अफरीदी का ही लिखें। अच्छा, और कंपनी ने अभी तक अपने आप को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट नहीं करवाया हुआ। अब इस पर फिल्टर लगाना शुरू करें। फेडरल गवर्नमेंट ने शेयर खरीदे हुए हैं, या हमारे से सुन लें या हमें नोट करने दें। वैसे मैं आपके दिल की बात कर रहा था। फिर वो लिस्टेड नहीं है, एंड पे लिस्टेड होना जरूरी है स्टॉक एक्सचेंज में, आखिरी दिन। तो चौथा पॉइंट था। अब कंपनी लॉ के टीचर इसको क्या कह रहे होंगे? पब्लिक कंपनी। वो कोई हर्ज नहीं उनको कहने, उनको नहीं कहना, सारे ऐसी बातें ना करें, तो कहने दें, उनकी अपनी मर्जी, उनकी अपनी क्लास है, अपनी मर्जी। इधर हमारी अपनी क्लास है, हमारी अपनी मर्जी। हमने अपने अलग से 4 फिल्टर लगाए हैं, उन फिल्टर में सब में जवाब नो आया। तो कंपनी विच इज नॉट अ पब्लिक इज अ, तो एज पर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 यानी टैक्स लॉ, माउस कंपनी इज अ, ये इसका सोल्यूशन है। CLER क्लियर? ओके, चलें जी, नेक्स्ट चैलेंज। ओ भाई की हो गया तेनों भाई, इधर उधर। चलें जी, अगली मिसाल बताएं, जल्दी बताएं। एक पब्लिक कंपनी है, स्टॉक एक्सचेंज में अपने आप को लिस्ट, 70% शेयर पंजाब गवर्नमेंट ने खरीदे हुए हैं, 30% शेयर बिलावल भाई ने खरीदे हुए हैं। बताएं जी, बताएं। क्यों इधर पब्लिक लिखा हुआ है, इस वजह से पब्लिक है। तो अब आपकी अंडरस्टैंडिंग बनी कि पब्लिक अनलिस्टेड कोई लफ्ज से डिसाइड नहीं हो जाता कि पब्लिक या प्राइवेट है, हमें वो 4 टेस्ट लगाने पड़ते हैं। तो ये कोई नहीं है रूल के ये अल्फाज आ रहे होंगे तो मैं करूंगा। ये डाटा सामने आ गया, इस डाटे को एक दफा पेपर में पढ़ लेने। पढ़ने के बाद आपने क्या करना है? पढ़ने के बाद आपने अपने आप से सवाल पूछने लग जाना है। आपने अपना नाम रखना है रशीद। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने खरीदे नहीं खरीदे? रशीद पंजाब, हाँ रशीद, जबरदस्त। तो 50% से ऊपर शेयर किसने खरीदे हुए हैं? इस वजह से इस कंपनी को आप ग्रीन सिग्नल दें और इसको क्या बना दें? देखिएगा पब्लिक कंपनी एज पर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस बिकॉज 70% शेयर्स आर हेल्ड बाय प्रोविंशियल गवर्नमेंट। चलें जी, 20 सेकंड लें। नहीं, कुछ तो बताएगा ना, और अगर कुछ ना बताया हो
तो फिर हम कह देंगे चारों टेस्ट पूरे नहीं हो रहे, फिर प्राइवेट है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो गवर्नमेंट तो नहीं है ना। नहीं वो तो वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो हुकूमत के नाम होने चाहिए शेयर, पार्टी के नाम नहीं होने चाहिए। ओके इट्स ओवर नाउ। परे 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 हाँ वो प्राइवेट है फिर। ठीक है जी, ओवर। चलिए इनका हम प्रॉपर्टी वाला सवाल निकाल लें, वो मुझे शुरू में याद कराया करें, होमवर्क में दिया था। अच्छा वो चौथा पॉइंट खुद ही पढ़ लीजिएगा, यूनिट ट्रस्ट हुज यूनिट्स आर वाइडली अवेलेबल टू पब्लिक। वो ये जो पॉइंट था ना, इसमें कोई ऐसी खास बात नहीं है, वरना मैं खुद पढ़ा देता। एक तो पॉइंट जो बी है ना, बी पॉइंट बी, उसमें दोनों चीजें पूरी होना जरूरी है। स्टॉक एक्सचेंज में शेयर बिकते भी हों और साल के आखिरी दिन आपने स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट भी होना है। बाकी ये यूनिट ट्रस्ट चैप्टर 4 में डेफिनेशन थी, कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। उस यूनिट से मुराद शेयर्स ही होता है, उस शेयर्स आर वाइडली अवेलेबल टू पब्लिक। तो यूनिट ट्रस्ट अगर लफ्ज आ गया तो इसको भी आपने पब्लिक कंपनी कह देना, इससे ज्यादा इस पे बात करने की कोई जरूरत नहीं, नॉट एन इंपॉर्टेंट थिंग। नीचे वाली एग्जांपल्स ट्राई कर लीजिएगा अगर टाइम मिला तो। कितनी एग्जांपल्स दी हुई है नीचे? 4। तो देख लीजिएगा ये पब्लिक कंपनी है या प्राइवेट कंपनी है, लेकिन 1-2 मिनट से ज्यादा ना लगाइएगा इस पे। क्लियर? अच्छा वापस आ जाए, वापस आ जाए जिथे क्वेश्चन नंबर 9। अमीरुद्दीन नहीं होता था वो, हैज रिसेंटली कंस्ट्रक्टेड एन ऑफिस कॉम्प्लेक्स फॉर द पर्पस ऑफ लेटिंग आउट, किराए पे देने के लिए। एज पर टर्म्स एंड कंडीशंस मिस्टर अमीरुद्दीन इज आल्सो एंटाइटल्ड टू अ साइनिंग अमाउंट। ये बहुत पुराना नाम है नॉन एडजस्टेबल अमाउंट का, बहुत पुराना नाम यूज होता था, आजकल यूज नहीं होता ये। और इसमें तो थोड़ी अजीब सी बातें भी आ गई। साइनिंग अमाउंट यानी नॉन एडजस्टेबल है, लेकिन इतनी अजीब बात इसने कर दी, ये नॉन रिफंडेबल है। हालांकि ये आमतौर पे आपको पता है रिफंडेबल होती है, ये अमानत होती है, लेकिन ये एक बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, पता नहीं किस साल का सवाल है, 2003 का सवाल है। तो अक्सर ये अमाउंट्स लोग रिफंड नहीं करते थे, लेकिन आजकल मार्केट की नॉर्म है, ये जो सिक्योरिटी पकड़ी जाती है इसे क्या कर दिया जाता है, वापस कर दिया जाता है। तो लिख लें नॉन एडजस्टेबल अमाउंट का पुराना नाम है साइनिंग अमाउंट, और हमने जो पढ़ी है वो रिफंड ही होती है, लेकिन इसने नॉन रिफंडेबल लिख दिया। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे रिफंड करनी हो चाहे ना करनी हो, आपने 10 से ही डिवाइड करना है। तो यहाँ इस लफ्ज से आपको पता चला होगा ये नॉन सेक्शन 16 इस पे लगना है, और कोई इंडिकेशन ऐसी नहीं थी जिससे आपको पता चला हो। तो बड़ा टफ सा लफ्ज था, लेकिन 2003 के बाद देख लें 20 साल होने वाले हैं, लफ्ज यूज नहीं हुआ, तो बहुत पुराना पास पेपर है, तो नॉट एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। बहरहाल साइनिंग अमाउंट इज अनदर नेम ऑफ नॉन एडजस्टेबल एडवांस, वो जो जिसको हम किससे डिवाइड करते हैं, 10 से, विच इज आमतौर पर नॉन रिफंडेबल नहीं होता। हम मुझे अच्छी तरह याद है जो हमारा पुराना किराएदार आ रहा था, हमने उसको 6 लाख वापस कर दिए थे पुराने को, और नए से 9 लाख ले लिए थे, तो रिफंड हो जाता है। रिफंड मींस वापस हो जाते हैं ये पैसे। बहरहाल फॉर द टैक्स ईयर 2008 फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन प्रोवाइडेड यू फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ हिज इनकम। रेंट फॉर द ईयर ऑलरेडी रिसीव्ड, ये पहले से रिसीव हो चुका है। एंड रेंट फॉर द ईयर दो ड्यू, ड्यू का मतलब होता है रिसीवेबल, अंडरलाइन करें, ड्यू का मतलब होता है रिसीवेबल, डिक्शनरी में मतलब देख लीजिएगा, ड्यू ड्यू होता है रिसीवेबल। रेंट फॉर द ईयर ड्यू बट, अच्छा ये इसमें शामिल होगा, ओ भाई इसके साथ लफ्ज लिखा हुआ है ऑलरेडी रिसीव, और इसके साथ लफ्ज लिखा हुआ है रिसीवेबल। रिसीव में रिसीवेबल तो नहीं पढ़ा हो सकता, तो ये मिल गया है, और ये मिलना था लेकिन डिसाइड हो गया है, आगे भी तो पढ़े ना, बट लेकिन अब यकीन है कि नहीं मिलना। क्लियर? अच्छा जी, साइनिंग अमाउंट है, फायर टैक्स पेड है, लॉयर फी है, सैलरी ऑफ केयर टेकर हु कलेक्ट्स मंथली रेंट, इंश्योरेंस है, रिपेयर है, तो सब बाकी चीजें तो आसान है, तो इतना मसले वाली बात नहीं। अच्छा यार बैड डेट के ना माइनस करने की एक कंडीशन थी कि बैड डेट ऑलरेडी इनकम में ऐड हो चुका है और उस पर टैक्स दिया जा चुका है। अब असल में ना
इसी साल में ये इनकम में जाना है और इसी साल में बैड होना है, क्योंकि ऐसी कोई बात नहीं लिखी हुई पुराने साल की, तो अल्लाह का शुक्र है सवाल में कोई बात नहीं बताई। अब कहानी क्या है, इसी साल ड्यू था, इसी साल लेके भाग गया, बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है, इसी साल मिलना था, फॉर द ईयर, अगरचे मिलना था तो इसी साल मिलना था ना, इसी साल मिलना था और इसी साल बैड हो गया। अब दो 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 एस्पेक्ट होंगे इसके, इसी साल मिलना था और इसी साल बैड हो गया। तो मोहतरम वो जो इंट्रो की क्लास में एंट्री करवाई जाती है, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, पहले इनकम में डालनी जाती है सेल और अगली एंट्री कराई जाती है बैड डेट डेबिट, और फिर बैड डेट को खर्चे में डालना जाता है, पहले इनकम बनाया जाता है फिर खर्चे में डाला जाता है। बोले बोले बोले, पहले जब सेल करते हैं चीजें बेचते हैं हम उधार पे, तो क्या एंट्री करते हैं डेटर डेबिट, और फिर जब बंदा पैसे लेके भाग जाता है तो बोले पहले सेल बनाते हैं बाद में बैड डेट एक्सपेंस बनाते हैं, यानी बैड डेट को खर्चे में डाला जाता है। अच्छा, तो मोहतरम इस सवाल में भी ऐसा ही करेंगे, हम पहले इसको सेल बनाएंगे और फिर इसको जो है वो बैड डेट में डालेंगे, ये दोनों काम करेंगे। फिर मैं आपका सवाल लेता हूं, इसमें आपका कोई सवाल है? क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा जी, बस ये देखें, इधर व्हाइट बोर्ड पे देखें, 1150 000 1150 000, ये 1150 000 आ गया सोल्यूशन में। 50,000 ये वो जो जिसकी मैंने एंट्री की है ना आपके सामने, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, तो पहले मैंने इसको इनकम में डाला है, पहले इसको किस में डाला है, इनकम में डाला है, और फिर नीचे दोबारा माइनस किया है, इसकी क्या एंट्री, बैड। सोल्यूशन में जाके आप करना चाहे कर सकते हैं, पहले इसको किस में डाला है, इनकम में डाला है, और बाद में खर्च। इस तरह बच्चों वाला सवाल नहीं पूछना कि ऐड भी कर रहे हैं लेस भी कर रहे हैं तो इग्नोर कर दें, भाई प्रेजेंटेशन होती है चीज की, इग्नोर नहीं करनी, इसको प्रेजेंट करना है। अच्छा इधर देखें, रेंट फॉर द ईयर रिसीवेबल, पहले मैंने क्या बनाया, रिसीवेबल को इनकम, बट इररिकवरेबल, फिर मैंने क्या बनाया इसको, दोबारा देखें, रेंट फॉर द ईयर रिसीवेबल, इसलिए रिसीवेबल बना के डेटर डेबिट इनकम में डाला मैंने, बट नहीं मिलना, इसलिए मैंने इसको साथ ही फौरन किस में डाल दिया, बैड डेट में, साथ ही फौरन किस में डाल दिया, बैड डेट में। अब एक आपके जहनों में सवाल आ रहा होगा कि बैड डेट की 3 शराइत में एक तीसरी शर्त लिखी हुई थी, वो किसी के जहन में सवाल आ रहा होगा, वो मैं कल डिस्कस करूंगा, बात को भी फैलाने की जरूरत नहीं है, जिस तरह मैं चला रहा हूं उस तरह चलें। कि जहनों में सवाल आ रहा होगा एक तीसरी शर्त थी वो भी पूरी होनी जरूरी है, तो उसको जरा एक्सप्लेन कर दें प्लीज प्लीज, इसको कल लेंगे इंशाल्लाह, कल बात करेंगे इस पर। इतनी सी बात समझ आ गई कि ड्यू का क्या मतलब है, इनकम में डालो, बट पैसे लेके भाग गया तो किस में डालो, बाकी सारा आप देख लें उसी तरह। रिपेयर अलाउंस माइनस हुआ है, लोकल टैक्सेस माइनस हुए हैं, लॉयर फीस तो अलग पॉइंट था एक, मेरे ख्याल से आई पॉइंट था लॉयर फीस का 15 में, और कलेक्शन चार्जेस है, इंश्योरेंस प्रीमियम है, बाकी तो कोई मसला नहीं। तो आज होमवर्क में और कोई सवाल नहीं है, कल फिर इनकम प्रॉपर्टी का कोई और सवाल होमवर्क में दूंगा आपको। ओवर।